Hello everybody. So starting with the topic vector. Okay. As vector is given in chapter number 4, which is motion in a plane, but we can say that it is one kind of a mathematical physics. Okay. So first of all, before starting main topic of physics, we should know differentiation, integration, trigonometry, and vectors, and then we will move to the main topics of physics. Clear? तो बच्चों ध्यान रखना, अभी जब मैं बोलूं तभी आपको बुक रीड करनी है. सबसे पहले ये सब बेसिक टॉपिक आपको क्लियर करने हैं. वेक्टर हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए, जो जो अपने कोर्स में है. खासकर फिजिक्स सॉल्व करने के लिए पहले वो सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेन कंटेंट पे जाएंगे हम लोग. ठीक है ना? सो ध्यान रखना, वी आर स्टार्टिंग विद द वेक्टर अलजेब्रा हमको पढ़ना है. सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच you are studying for first time. ठीक है ना? आपने अलजेब्रा पढ़ा है. Now we are going to study about the vector algebra. So इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो कंटेंट क्या है टॉपिक का? सबसे फर्स्ट है व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर. ठीक है ना? वेक्टर्स टाइप. फिर वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? सो ये सब चीजें हम लोगों को ओवरऑल देखना है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर व्हिच इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो इतना कंटेंट है ये पूरे चैप्टर का. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज से. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है ना? सो नोट्स आप बना सकते हो. फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज. सो इट इज अ मेन टॉपिक व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटीज. और जिस तरीके से हमने बनाया वैसे ही आप नोट्स बना सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सी फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज आपने पढ़े हैं, जो भी नाम आपने सुने हैं, टाइम हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस, प्रेशर, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं. तो बहुत सारे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. ठीक है ना? तो ये पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है ओवरऑल 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दे आर रेशियोज. ओके, वो सिर्फ रेशियोज ही होते हैं. रेशियोज का मतलब क्या होता है? जैसे उसके कोई यूनिट नहीं होते, सिर्फ रेशियोज. जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम. उसका कोई यूनिट नहीं है. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके कोई यूनिट्स नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है. सो दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर बेसिकली रेशियोज. फिर दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज स्केलर. स्केलर क्वांटिटी आपको पता है, जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. ठीक है ना? सो वो स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है ना? सो और थर्ड इज वेक्टर क्वांटिटी. खासकर हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन पहले हम बाइफरकेशन देख लेते हैं. व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज में आप लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ऐसी चीज आपने पढ़ी है. ठीक है ना? लेकिन हम थोड़ा सा हायर लेवल, बिकॉज नाउ वी आर इन 11th 12th, सो हमारा लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब इसको वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट इज रेशियोज. रेशियोज एग्जांपल्स आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्ट्रेन. जिसके कोई यूनिट्स नहीं होते, आपको पता है, दे आर सिंपल रेशियोज. तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगा. जैसे ये स्ट्रेन तो आप पढ़ोगे जब मेन चैप्टर पढ़ोगे कि स्ट्रेन क्या होता है. ठीक है ना? मतलब अभी तक आपको जो बेसिकली पता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है जिसका कोई यूनिट नहीं है. ट्रिग्नो जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ गया तो हाफ ही होता है, हाफ के आगे कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है ना? सो दे आर बेसिकली ए सिंपल रेशियोज. देन स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हैज बेसिकली मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट. ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका हुआ मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, एनर्जी हुआ, टाइम हुआ. जैसे अगर इसको मैं एग्जांपल में एक लिख के बताऊं आप लोग को स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ. सपोज मास ऑफ बॉडी इज 4 kg. दैट मीन्स 4 इज द मैग्नीट्यूड एंड 1 kg इज द यूनिट, 1 यूनिट. ठीक है ना? जिसमें आप मेजरमेंट ले रहे हो. सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट. क्लियर स्टूडेंट्स? सो देखो ध्यान देना, ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है. सॉरी, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा और ये आपका यूनिट होगा. ठीक है ना? सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, उसको स्केलर कहते हैं. नाउ थर्ड,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? देखो ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हालांकि 9th लेवल तक आपको, 9th और 10th लेवल तक यही चीज ही पता थी कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, लेकिन जब 11th में एंट्री मारते हैं तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती है, बिकॉज आप वेक्टर में एक नई चीज पढ़ेंगे विच इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 9th-10th में वो लॉ पढ़ते नहीं है, इसलिए उस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप लोग अभी के लेवल पे सिर्फ देखो, हम लोग बहुत बेसिक बेसिक से पढ़ते जाएंगे और फिर जैसे जैसे आप उन इक्वेशंस को पढ़ते जाओगे आपको चीजें और अच्छे से समझ आने लगेंगी। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारी इक्वेशंस 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बहुत सिंपल फॉर्म में पढ़ी। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे वर्क डन की फॉर्मूला आपने पढ़ी थी, तो वर्क डन की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, लेकिन जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो वर्क डन इज एफ डॉट डी। वो डॉट प्रोडक्ट होता है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। डॉट प्रोडक्ट का अलग मीनिंग होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक डॉट एक क्रॉस। तो बहुत सारी फॉर्मूला आपने बहुत बेस लेवल पे पढ़ी है, उसके सिंपल केसेस पढ़े हैं। अब जो हेवियर केसेस हैं वो इस साल आप पढ़ोगे 11th और 12th में। ठीक है ना, सो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म आप पढ़ के आए हो, अब थोड़ा हैवी पढ़ना है, तो उसमें मैथमेटिक्स थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन प्लस इट हैज टू ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा अबाउट दिस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज यूनिट। जैसे भाई 4 एम्पियर, तो 4 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी होता है करंट का, ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन, आपको पता है। बट इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन फॉर दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये जो चीज आप पढ़ के आए बहुत सारे बच्चे से, उसका डायरेक्शन तो होता है, बट आप लोगों को बहुत अधूरी चीज पढ़ी हुई है आपने 9th में, बहुत रिड्यूस लेवल पे पढ़ा है, तो अब कंफ्यूज 9th और 10th में। सो अब हम हायर लेवल रह रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए। भाई मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन है तो वो स्केलर भी हो सकता है, वो वेक्टर तभी होगा जब वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करेगा। सो जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये सब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करते हैं, इनके डायरेक्शंस भी होते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होता है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता। अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? आगे पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे, तो एक आध दो लेक्चर लगेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जाने से पहले। सो कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है हमको वेक्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स हैं, इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देख लिया हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सो ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे हमको आएगा। रिप्रेजेंटेशन मतलब भाई लिखने का तरीका भी होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकली कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, तो हर एक तरीके हमको आने चाहिए लिखने के। सो देखो, और धीरे धीरे ग्राफिकली और एरो फॉर्म्स होते हैं और रिटन फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, सो जैसे सपोज यहाँ पे मैंने जैसे 2 एरो बनाया हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर को लिखेंगे कैसे? सपोज एक सिंपल से, एक सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो आप सबको पता है। ठीक है ना, और मैं बोलूं क्या है भाई, एक सबसे बेसिक वेक्टर बताओ जो सब इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज काइंड ऑफ द बेसिक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, और सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अभी के लेवल पे आपको क्या पता है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। Actually, in class 11th, we can how to define a displacement. Displacement is defined as change in position vector. अब बच्चों ने कहा change in position vector क्या होता है? ठीक है ना, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी जो आप 9th से पढ़ के आए हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसलिए मैं कुछ ज्यादा हैवी इक्वेशंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब इक्वेशंस जो हैवी होंगे वो तो आप भाई आगे एकदम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, तो एक बेसिक चीज डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लोगों ने 9th में ऐसे डिफाइन किया था, shortest distance between 2 points, final and initial point is basically defined as a displacement। ये आपको पता है। ठीक है, सो देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं, उसी के फॉर्म में बताता हूं।
कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट से वो कैसे भी पाथ फॉलो करते करते इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है ना, ये पॉइंट पे। तो मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे और एरो डायरेक्शन बताएगा, समझ में आई बात। तो सपोज वो बॉडी ए पॉइंट पे था और वो ए से बी पे पहुंच गया, ठीक है ना, तो ये ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का हुआ यहाँ पे। और इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, कभी भी हम कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे ना तो ऐसा ए टू बी गया है ना, जहां पे भी ए टू बी गया और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। क्लास 11th 12th में कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे और लिखना होगा रिप्रेजेंट, भाई पता कैसे चले कि वेक्टर है कि स्केलर है, अगर वेक्टर वे में लिखते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऊपर एरो होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सपोज एक सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी सी पे था, सी से डी पे चला गया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, भाई सी पे था और डी पे चला गया और ऊपर एरो, सो रिटर्न फॉर्म एंड एरो फॉर्म, सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज होती है, एक और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोई ऐसा है, सॉरी सपोज ऐसा है, भाई ई पे है और एफ पे चला गया, तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, ई पे था और एफ पे गया, पर एरो ऐसे ही होगा, ऐसे एफ, समझ में ना, ई से एफ गया है तो ई से एफ, एरो ऐसे ही नहीं लिखने का, भाई एफ ई, कोई बच्चों ने सर मैं ऐसे लिखूं तो भाई ये रॉन्ग है, एरो ऐसे ही होना चाहिए ऊपर, समझ में आया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, मैं रॉन्ग चीज हटा देता हूं ताकि करेक्ट चीज आपके पास हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये एरो फॉर्म समझ में आया। धीरे धीरे जब हम इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज पढ़ेंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकली, यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, देखो जैसे सपोज पहले बॉडी का आपको लेंथ, सपोज फर्स्ट बॉडी ने 10 किलोमीटर मूव किया, तो अपनी बुक में 10 किलोमीटर लंबी लाइन बना ही नहीं सकते क्योंकि बुक तो छोटी है, ठीक है ना। आप बोलोगे अच्छा पहली बॉडी ने 10 किलोमीटर मूव हुआ, दूसरी बॉडी 5 किलोमीटर मूव हुआ, तो ये 10 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर उसका हाफ लेंथ बनाओगे। जैसे क्लास 9th और 10th में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते थे तो ऐसे बनाते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा थोड़ी बनाते थे, सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख ही नहीं रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अगर इक्वल लेंथ है, ठीक है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं कि भाई लेंथ प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है मैं ऐसा लिख देता हूं, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड इन here लिख देता हूं, here length shows magnitude in proportion and arrow shows direction. Length shows magnitude in proportion and arrow shows the direction. समझ में, मैग्नीट्यूड इन प्रोपोर्शन का मतलब जैसे फर्स्ट बॉडी 10 किलोमीटर गई है, दूसरी बॉडी 5 किलोमीटर गई है, तो भाई इसको हाफ लेंथ बनाऊंगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आया। धीरे धीरे जब डिटेल्ड में करेंगे तो और अच्छे अच्छे समझ में आएगा। अभी देखो एक चीज सुनना स्टूडेंट्स, हम लोग लिखना सीख रहे हैं, वो बोलते हैं ना बचपन में पहले ABCD सीखते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर उसको सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर ग्रामर सीखते हैं। हम कुछ ऐसी चीज सीख रहे हैं बच्चों, एक नए टाइप का मैथमेटिक्स है जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। पहले उसको उसके साइंस सीखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, फिर उसको लिखने का तरीका सीखेंगे, फिर उसके उसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज होती है वो सीखेंगे। हम ऐसी कोई नई चीज सीख रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं तो एकदम बेस से सीख रहे हैं हम लोग। तो उसमें आप कोई दूसरी चीज इंट्रोड्यूस मत करो, वहां पे तो ये सीखो एक नया चीज, एक नया लैंग्वेज, एक नया पूरा मैथमेटिक्स सीख रहे हो, जो पूरे फिजिक्स सॉल्व करने का टूल है। यही वो चीज है जो आपको 11 12 की फिजिक्स और 9 10 की फिजिक्स को अलग करता है कि भाई 9 10 में अच्छा क्यों डिटेल में फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, बिकॉज आपको वेक्टर नहीं आता था। वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चीज, वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये चार चीज को ऐड कर दूं
नाइन्थ फिजिक्स में तो वो 11 12 नाइन्थ और 10th फिजिक्स में तो वो 11 12th की फिजिक्स हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में इतनी सारी चीजों को, इतना सारा टाइम, इतनी सारी चीजों को डिटेल्ड में पढ़ाते हैं कि भाई ये वाली चीज बेसिक सबको आ जाना चाहिए। ये चार जो बेसिक है, डिफरेंशिएशन व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस वेक्टर, ये आ गया। उसको 9 10 फिजिक्स में डाल दिया, वो 11 12 की फिजिक्स बन गई। बाकी सब बेस सेम होता है। समझ में आए बच्चों? तो इसको भी लिख लो ऐसे ही वे में लिखना। मेन टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसे। ओके स्टूडेंट, सो होपफुली आपको ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। धीरे रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग आगे समझते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। नाउ हम देखेंगे कि ओवरऑल फिजिक्स में कितने टाइप्स, कितने दो डिवीजन है वेक्टर के, दो टाइप्स ऑफ वेक्टर को, मतलब वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। समझ में आया? ओवरऑल फिजिक्स में एक होता है पोलर वेक्टर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलर वेक्टर? मोस्टली आप लोगों ने पोलर वेक्टर ज्यादा पढ़ा होगा। एक्सियल वेक्टर अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट अभी क्या है कि भाई नाम पता होना चाहिए। धीरे धीरे जब अपन उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पोलर वेक्टर्स? पोलर वेक्टर हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उसका मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। एग्जांपल्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर मोस्टली आप लोगों ने जो ये जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ पे आ गया मैं, तो ये मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आई हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, so it is basically displacement is a polar vector. Same with the velocity has also a polar vector. मतलब जैसे कि for example force is a polar vector. जैसे for example मैं कोई एक बॉडी ले लूं, सपोज ये बॉडी ऑफ मास m इस पॉइंट पे है, ये पोजीशन पे है, ठीक है ना। अब इस पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो भाई कितना फोर्स अप्लाई किया, सो दिस इज बेसिकली अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट में बताऊं तो इट हैज सम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से यहाँ बॉडी मूव हो गई, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। इट हैज सम स्टार्टिंग पॉइंट, एट सम पॉइंट, एट सम पोजीशन वी हैव अप्लाइड फोर्स, और मतलब कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर बेसिकली, एक्सियल मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशंस पे हो, उसके कोई डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो जैसे देखो, the vector which does not have the point of application or starting point, its direction is along the axis of rotation. Examples are angular displacement, angular velocity, angular acceleration, torque, angular momentum। ये सारे नाम नए हैं, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट सुना है बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं सुना है, वेलोसिटी सुना है बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं सुना है, ठीक है ना। सो ये सब चीजें नई चीज हैं। ये हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, खासकर इन मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, आगे जाके न्यूटन लॉ में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वहां पे पहली ये फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो। तो टाइम है अभी, तो तब जाके हम एक्सियल वेक्टर पढ़ेंगे। तो अभी ओवरऑल फिजिक्स में दो डिवीजन है, वन इज पोलर वेक्टर एंड अदर इज एक्सियल वेक्टर। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। जस्ट इसके नीचे लिखना है, पहले इन दोनों को लिख दो, फिर इसके नीचे मैं समझाता हूं एक एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी आपको इसके नीचे एग्जांपल लिखना है। मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाता हूं, ठीक है। तो मैं एक नए पेज पे लिया मैंने एक्सियल वेक्टर, ये हटा दिया, आपको इसके नीचे लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में जिन लोगों ने मतलब हम ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते हैं, जिन्होंने पढ़ लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, बिकॉज देयर इज जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि भाई फ़ारेनहाइट और सेल्सियस व्हिच इज अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ अ हॉटनेस, मतलब वो मेजर करता है टेम्परेचर को, C और F, एंड यू नो द कन्वर्जन, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32, यू नो दैट। सो देयर इज अ टू मेजर ऑफ, ऐसे बहुत सारे भी स्केल्स होते हैं, वो हम आगे मतलब टेम्परेचर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको दो पता है, F is equal to 9/5 C + 32, the measure of a degree of a temperature, measure of temperature can be done with the help of Celsius or Fahrenheit scale. Same way, the measure of an angle
जो मेजर ऑफ एंगल होता है, देखो ध्यान देना, जो मेजर ऑफ एंगल होता है इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना। मेजर ऑफ एंगल जो होता है ये, इसको हम थोड़ा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में उसमें ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा यूज हो रहा है तो बताता हूँ। मेजर ऑफ एन एंगल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिग्री, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यू नो व्हाट इज अ डिग्री, एंड सेकंड इज रेडियन। नाउ व्हाट इज अ रेडियन, व्हाट इज द कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन? रेडियन इज इक्वल टू पाई इनटू डिग्री बाय 180। मतलब अगर 90 डिग्री है तो रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप लोग को एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय कर लेने का, ठीक है ना। एज अ 11th 12th साइंस स्टूडेंट्स you should know how to operate a scientific calculator, although it is not direct advice to directly always use scientific calculator, but you should know how to use it while solving question. You have to do मतलब आपको orally आपको questions करना है, you don't need scientific calculator, बट आपको उसे ऑपरेट करना आना चाहिए, खासकर 11th 12th में। तो अगर आप उस साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो उसमें ऐसा डिग्री होगा, रेडियन होगा, दोनों चीज लिखा होगा, मतलब आपको आंसर डिग्री में चाहिए कि रेडियन में चाहिए। सो दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। मोस्टली आपको अभी तक डिग्री पता है, इसलिए मैं डिग्री में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मेजर ऑफ एन एंगल, सपोज एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल और पार्टिकल इधर है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, और यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये एंगल उसने क्रिएट किया। ये एंगल क्या है, थीटा। आपको पता है कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री है। कितना एंगल है, 90 डिग्री है। मतलब रेडियन में क्या लिखूंगा मैं, रेडियन में मैं थीटा को लिखूंगा, 90 डिग्री है तो 90 डाल दूंगा तो पाई बाय 2, ठीक है ना, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है ना। रेडियन में कितना लिखूंगा मैं, पाई बाय 2। दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले यहां था, अब यहां आ गया, दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं इसी में, ये फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, अब एक दूसरा बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम, ठीक है। ये जीरो ओरिजिन यहीं पर था, वो इधर, ठीक है, बट वो यहां से यहां आ गया। तो उसने कितना एंगल क्रिएट किया, इतना, ये थीटा। तो इसका थीटा क्या हुआ इन रेडियन, पाई बाय 2, 90 डिग्री है, पाई बाय 2 रेडियन। तो दोनों आंसर सेम आए, दोनों आंसर सेम आए, ओके। बट दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये नई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो, आप वो 9-10 में डिग्री में पढ़ते थे, वो छोड़ दो, आप भूल जाओ, ये ठीक है वो डिग्री है, लेकिन मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, रेडियन में लिखा है दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, पहली वाली बॉडी, फर्स्ट बॉडी जो है, समझना इसे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट बॉडी है वो यहां से यहां चली गई, सेकंड बॉडी यहां से यहां चली गई, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, पाई बाय 2, बट डायरेक्शन दोनों का अलग है, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू हैव टू कीप योर राइट हैंड इनिशियली हियर and curl your finger toward the final position like this. Thumb shows the direction, thumb here is outward, so this is an outward direction. So direction is like this, outward. अब आप बोलोगे सर बाहर तो कुछ नहीं आया, भाई outward direction है, सिंपल। ये डायरेक्शन सेंस आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने क्लास 10th में वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में सब डायरेक्शन यूज किए थे, राइट हैंड थंब रूल, तो वैसे ही कुछ है। सो दिस डायरेक्शन इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अब सुनना ध्यान से, ये आउटवर्ड, अब यहाँ इनवर्ड, अब यहाँ इनवर्ड होगा, तो यहाँ से ऐसे करूंगा, और इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आया तो इनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल को लिखो, फिर मैं आगे तीन चार और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये एक्सिस, जैसे सपोज अब कोई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है लाइक दिस। अब सुनना ध्यान से, समझना, यहां पे है,
यहां से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल हुआ 360, 360 लिखो, रेडियन कितना होगा 2 पाई बराबर। तो मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड एग्जांपल, अगर 1 रिवोल्यूशन होता है तो थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन होगा तो थीटा कितना होगा 2 पाई रेडियन, एक रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन हुआ या एक रोटेशन हुआ। सो क्योंकि एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब ये 2 पाई हुआ, सो 2 पाई हुआ। अब ऐसे घुमा तो आपको फिंगर राइट हैंड, अच्छा ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड को भी ऐसे घुमाने का, थंब शोज द डायरेक्शन अपवर्ड, इसीलिए बोलूंगा ऐसा बोलूंगा। अच्छा व्हाट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, जैसे अपन को कम्युनिकेट करना हो कैसे घूम रहा है, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सर 2 पाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा 2 पाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन मतलब उसने एक चक्कर काटा है और ऐसे अपवर्ड, अच्छा मेरा थंब ऊपर जा रहा है तो ऐसे घुमा होगा और एक बार घुमा होगा, समझ में नहीं बात आपको, समझ में आया ना। मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बता दिया 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और कैसे घुमा डायरेक्शन भी बता दिया। अच्छा अपवर्ड मतलब थंब ऐसे घुमा होगा, डायरेक्शन पता चल गया ना, ऐसे घुमा है डायरेक्शन, क्योंकि थंब शोज द डायरेक्शन अपवर्ड, ये होता है। अब सब सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल लिख लो दोनों, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको और भी चीज बता देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है। मैं थर्ड एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, देखो मैं थर्ड एग्जांपल लिखता हूं, नहीं तो थर्ड तो मैंने सिंपल सा बताया था रिवोल्यूशन पे, मैं फोर्थ लिख देता हूं, ठीक है ना। थर्ड मैंने लिख दिया तो मैं फोर्थ लिखता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बताऊं, ऐसा घूम रहा है जैसे मैंने बताया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पार्टिकल यहाँ है, एंड सपोज मैं ऐसा बोलूं कि इसने हाफ रिवोल्यूशन मतलब या तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ये कैसे घुमा होगा, समझ में आया, 1 रिवोल्यूशन which implies theta is equal to 2 pi, okay, in upward direction, in upward डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब थीटा कैसे होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, जैसे अभी एग्जांपल देखा ऐसे, इसीलिए अच्छा ऐसे घूम रहा है तो एक रिवोल्यूशन हुआ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको ऐसा बताया जाता है कि थीटा इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब सिंपल में बोलूं कि कोई बॉडी का यार एक रिवोल्यूशन हुआ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अच्छा 1 रिवोल्यूशन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो थंब ऐसा मतलब वो ऐसे घुमा हुआ, देखो आपकी फिंगर वो डायरेक्शन बता रही है, ये फिंगर्स वो डायरेक्शन बताती है, ऐसा घुमा होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। सो होपफुली आपको ये एक्सेल वेक्टर ऐसे सब एग्जांपल हैं, ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम के लिए पता रखना है, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेल वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो इसको इन एग्जांपल्स को, फिर आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, ये हमने ओवरऑल फिजिक्स में जो डिविजन्स हैं वो देखे, सुनना स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल जो डिवीजन है वो देखे डिवीजन। अब अगर हमको दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है, ठीक है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर कंपेयर करना है तो टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दो फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर से बाइफरकेशन, जैसे 9th स्टैंडर्ड में आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे, सो एक था कि क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन डिग्री, भाई लीनियर है कि बाइक्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक होता था बाइफरकेशंस और क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, किस तरीके से, समझ में आई बात आपको। तो ऐसे ही दूसरे टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं और उसके टाइप देखते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन सेंस, वेक्टर्स which have same direction sense, मैं लिख देता हूं vectors which have same direction sense means they are in the same direction। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है,
ये सपोज ए से बी पे गया, सॉरी, ठीक है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का ए टू बी, ओके, ए टू बी हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो वो ए से बी पे गया, तो वो ए टू बी पे गया, तो उसका डायरेक्शन सपोज ये है, ये डायरेक्शन मैं ईस्ट मान लेता हूं, ईस्ट डायरेक्शन है, सिंपल। तो दूसरा वेक्टर भी यहीं गया, दूसरी बॉडी भी यहीं ट्रैवल की, सी टू डी, तो ये भी ईस्ट में गया, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मींस दे आर लाइक वेक्टर्स। समझ में आई बात, दे आर लाइक वेक्टर। तो लिख लो इसको डेफिनेशन, सिंपल से नोट डाउन कर लो। मींस वी आर कंपेयरिंग द टू फिजिकल क्वांटिटी, मींस टू सपोज डिस्प्लेसमेंट या दो वेक्टर उनको कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन सेंस में, सेम डायरेक्शन में, तो उनको लाइक वेक्टर बोलेंगे। तो कभी कभी जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो बोलते हैं दे आर लाइक टू ईच अदर। लाइक मतलब अच्छा उनका डायरेक्शन सेंस सेम है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं, मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का सेम है, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो सेकंड देखेंगे अनलाइक वेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक वेक्टर? वेक्टर्स व्हिच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस, ठीक है ना, वेक्टर which has opposite direction sense, मतलब जैसे A to B कोई गया, A to B, और दूसरा C to D ऐसे आया, so they are in, एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट अनलाइक का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस। समझ में आया? दे आर द ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू वेक्टर एंड दे आर अनलाइक वेक्टर, मींस दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। नोट कर लो इसे स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड, इक्वल वेक्टर। व्हाट इज द इक्वल वेक्टर? वेक्टर व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वेक्टर है same magnitude and same direction sense। जैसे अपन ने लाइक वेक्टर में देखा था स्टूडेंट्स, कहां गया, हाँ, कि भाई मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल कर दूं, सेम कर दूं, तो ये लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो इक्वल वेक्टर्स है वो लाइक वेक्टर तो होते ही, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। दैट मींस ये A to B गया पहला बॉडी, अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट से समझाता हूं, क्योंकि अभी वही फिजिकल क्वांटिटी आपको इजीली अंडरस्टूड होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी वो सारे वेक्टर भी सेम ही, सारे फिजिकल क्वांटिटी भी वही प्रॉपर्टी वेक्टर की फॉलो करेंगे, क्योंकि वो वेक्टर के ही पार्ट हैं। समझ में आई बात आपको? और दूसरा बॉडी C to D गया, तो देखो दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, नोट कर लो इसे स्टूडेंट्स। Now next is negative vector. What is the meaning of negative vector? Negative vector, vector which has the same magnitude but opposite direction. Vector have same magnitude but opposite in डायरेक्शन। मतलब ये A to B गया है एक पहला वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर C to D गया है, इसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। इसको डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ इतने ही देखो। मतलब ये जो अनलाइक वेक्टर हमने देखा था, व्हाट इज एन अनलाइक वेक्टर, कि भाई डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके जैसा कर दूं तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, मतलब नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनिट वेक्टर। सो वो एक खुद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन कर लो आप।